अब हम पढ़ेंगे 12वीं बायोलॉजी के अंतर्गत जो लास्ट चैप्टर है इन्वायरमेंटल इशू, उनके जो लास्ट टॉपिक है उसका यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ये बड़ी मुश्किल से कहना चाहिए 15 मिनट का लेक्चर है, ठीक है। ये है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण। ये जो अपना सीजी बोर्ड है उसमें ये चैप्टर नहीं है, मतलब सीजी बीएससी में ये सिलेबस में नहीं है। सीजी बीएससी में जो इन्वायरमेंटल इशू है, पर्यावरणीय मुद्दे हैं, उसी के अंतर्गत ये लास्ट चैप्टर में एनसीईआरटी में दिया गया है, लेकिन ये सीजी बोर्ड में नहीं दिया गया है। लेकिन नीट में यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो इसका यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर का नाम है, टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। प्राकृतिक संसाधन क्या है? जो प्रकृति ने स्वयं दिया है, जो प्रकृति ने स्वयं दिया है हमको, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संपदा या प्राकृतिक संसाधन। ये संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज और एक होते हैं आर्टिफिशियल। जो प्रकृति ने हमको स्वयं दिए हैं, जो पृथ्वी में पहले से मौजूद है, जिसको हमारे द्वारा नहीं बनाया गया है, इसको हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। आर्टिफिशियल रिसोर्सेज इसको कहा जाता है, ये मानव निर्मित होते हैं, मतलब मैन मेड, मतलब आर्टिफिशियल, जो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे पंखा है, कूलर है, अलमारी है, बेड है, एरोप्लेन है, रेलगाड़ी है, वायुयान है, जलयान है, ये जो हमारे द्वारा बनाए गए हैं उसको कहना चाहिए आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड रिसोर्सेज कहा जाता है। और जो प्रकृति द्वारा स्वयं बनाए गए हैं उसको प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। प्राकृतिक संसाधन का कंजर्वेशन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इकोसिस्टम को संतुलित करके रखते हैं, ये पर्यावरण को संतुलित करके रखते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ पर कहना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग 2 भाग में बांट देते हैं। पहला होता है बायोटिक और सेकंड होता है एबायोटिक। ये मतलब जैविक है और ये क्या है, अजैविक है। जैविक मतलब जो जीवित पदार्थों से बना हुआ है, या फिर पहले ये जीवित थे, उनके डेथ होने से बने हैं, जिसमें पहले जीवन पाई जाती थी, जिसके कारण इसको बायोटिक कहते हैं। और ये एबायोटिक मतलब ये इसमें जीवन कभी नहीं पाया गया है, ठीक है। तो इसका उदाहरण देखते हैं बायोटिक का। इसके अंतर्गत समस्त ग्रीन प्लांट आते हैं, समस्त हरे पौधे आते हैं, समस्त कहना चाहिए एनिमल भी आते हैं। इसके अंतर्गत कहना चाहिए जो फूड मटेरियल है, लकड़ी है, फाइबर या तंतु है, एनिमल है, यहाँ तक कि जो कोल होती है, मतलब कोयला, और पेट्रोलियम पदार्थ, मतलब पेट्रोल और डीजल और नेचुरल गैस, इन तीनों को भी कहना चाहिए बायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। क्योंकि जो कोल है, पेट्रोलियम या पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, इनका भी फॉर्मेशन या भी इनका भी निर्माण किससे हुआ है, जीवित पदार्थों से ही हुआ है। कहा जाता है आज से लाखों करोड़ साल पहले जो भी प्लांट होते थे, जो भी एनिमल होते थे, उनकी डेथ हो गई और वो फॉसिल में चेंजेज हो गई। फिर ये कहना चाहिए उसी फॉसिल से कहना चाहिए हम लोग कोल एवं पेट्रोलियम पदार्थों का क्या करते हैं, खनन करते हैं। क्लियर? तो ये भी इसके आधार पर देखेंगे तो जो कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस है, ये सब क्या है, बायोटिक है। क्लियर? सेकंड है एबायोटिक। इसके अंतर्गत जो मिनरल्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व होते हैं, वाटर होते हैं, सेल होते हैं, सॉल्ट होते हैं, केमिकल पदार्थ होते हैं, ये सब कहना चाहिए एबायोटिक होते हैं। जनरली तौर पर कहना चाहिए इसमें जीवन नहीं पाया जाता है, या फिर ये जैविक पदार्थों से नहीं बना हुआ है। तो इसके आधार पर कहना चाहिए ये 2 प्रकार से है, बायोटिक और एबायोटिक। लेकिन यहाँ पर एक दूसरे प्रकार से देख सकते हैं इसको, यहाँ पर भी कहना चाहिए, मैं लिख दिया हूँ टाइप्स है, ठीक है। ये मात्रा के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अक्षय या असीमित, अक्षय या फिर असीमित, मतलब जो असीमित मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। सेकंड है क्षय या फिर सीमित, इनकी मात्रा क्या होती है, सीमित होती है। क्लियर? तो कहना चाहिए इसके आधार पर, मात्रा के आधार पर ये 2 प्रकार के हैं। एक है अक्षय, मतलब इनकी मात्रा असीमित होती है, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर लिख दिए हैं असीमित, ठीक है।
इसका उदाहरण देखिए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वर्षा, चिकनी मिट्टी, बालू, ज्वारी ऊर्जा, ये कभी भी समाप्त नहीं होंगे, ये असीमित है। आप अपने आप मनन कर सकते हैं। सौर ऊर्जा हो चाहे पवन ऊर्जा हो, ये कहने की समुद्री किनारे दिखाई देती है, जल ऊर्जा है, ज्वारी ऊर्जा है, वर्षा है, बालू है, चिकनी मिट्टी है, ये सब कहना चाहिए असीमित है, जिसके कारण इसको हम लोग अक्षय या फिर असीमित नेचुरल रिसोर्सेस कहेंगे। क्लियर। उसके बाद है क्षय या फिर सीमित। इनकी मात्रा क्या है? प्रकृति में सीमित मात्रा में है। यदि इसका हम लोग कहना चाहिए उपयोग में कंट्रोल नहीं करते हैं, इनका सीमित मात्रा में उपयोग नहीं करेंगे, अनियंत्रित उपयोग करेंगे, तो ये आगे चलकर क्या हो सकता है? समाप्त हो सकता है। और समाप्त होने के बाद बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। ठीक है, तो कहते हैं इनका कहना चाहिए सीमित मात्रा में उपयोग करना चाहिए, मतलब भविष्य के लिए बचा कर रखना चाहिए। क्लियर। लेकिन ये आगे चलकर दो प्रकार से है, एक है अनवीनीकरण और एक है अनवीनीकरण और नवीनीकरण। नवीनीकरण का मतलब होता है जिसको हम लोग पुनः बना सकते हैं, पुनः फिर से उत्पन्न कर सकते हैं, नवीनीकरण योग्य। ठीक है, मतलब नवीन कर सकते हैं। अनवीनीकरण योग्य मतलब एक बार समाप्त हो गया तो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? वो समाप्त हो जाएगा, मतलब उसी को हम लोग पुनः दूसरा बार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इनका तो उपयोग और बहुत ही कहना चाहिए कम से कम करना चाहिए। क्लियर। नवीनीकरण योग्य संसाधन के अंतर्गत देखते हैं जल, मृदा, वन, वन्य जीव, जली जीव, इन सबका हम लोग क्या कर सकते हैं? नवीनीकरण कर सकते हैं। एक उदाहरण देखते हैं वन का। हम लोग बोलते हैं वन क्या है? एक नवीनीकरण संसाधन है। ठीक है, लेकिन नवीनीकरण करेगा कौन? क्योंकि यह देखा जाता है कि पहले भारत में, विश्व में वनों का प्रतिशत बहुत अधिक था, 33% से अधिक था, लेकिन ये धीरे धीरे कहना चाहिए डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वनों का कटाव होते जा रहा है। तो 33% से घटते घटते भारत में कहना चाहिए 21% में आ गया है। लेकिन हम लोग कह रहे हैं ये क्या है? नवीनीकरण। लेकिन नवीनीकरण करेगा कौन? पौधा लगाएगा कौन? तो इसको कहा जाता है नवीनीकरण समाप्त होने वाले संसाधन। नवीनीकरण तो है, लेकिन नवीनीकरण समाप्त होने वाले संसाधन है ये। ठीक है, मृदा है, जल है, वन्य जीव, वन्य जीव भी कहना चाहिए नवीनीकरण है, लेकिन इनकी भी संख्या क्या हो रही है? लगातार गिरती जा रही है। तो जो वाइल्ड लाइफ होता है, वन्य जीव होता है, वास्तव में नवीनीकरण है, क्योंकि कहना चाहिए यहाँ पर रिप्रोडक्शन के माध्यम से अपनी संख्या को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। उसी प्रकार से जलीय जीव है, मानव है, ये सब कहना चाहिए नवीनीकरण संसाधन है, जिसको हम लोग पुनः उत्पन्न कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकते हैं। लेकिन कहना चाहिए यहाँ पर वनों में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि वनों का कटाव तेजी से हो रहा है। क्लियर। उसके बाद है अनवीनीकरण। अनवीनीकरण संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो एक बार समाप्त हो गया तो पुनः उत्पन्न कभी भी नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पर मिनरल्स। मिनरल्स के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की धातुएं आती है, अधातुएं आती है। ठीक है जी, जो मेंडलीव का हम लोग आवर्त सारणी देखते हैं ना 11वीं में, उसमें विभिन्न प्रकार के जो तत्व होती है वो सब कहना चाहिए एक प्रकार से मिनरल्स है। तो ये भी क्या है? अनवीनीकरण है। यदि एक बार समाप्त हो गया तो पुनः दूसरा बार उत्पन्न नहीं होगा। उसी प्रकार से फॉसिल फ्यूल्स मतलब जीवाश्मीय ईंधन, ये जो कोल होते हैं और पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोल और डीजल, ये कहना चाहिए अनवीनीकरण है। 2050 के आसपास बताया जाता है कि अधिकांश कोल मतलब कोयला भारत में क्या हो सकता है? समाप्त हो सकता है, तो पुनः उत्पन्न नहीं होगा। फिर हमको कहना चाहिए अधिकांश ऊर्जा किससे मिलता है? कोल से ही मिलता है। फिर कहना चाहिए दूसरे विधि से ऊर्जा उत्पन्न करने का प्रयास किया जाएगा, जैसे कि सौर ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारी ऊर्जा है। यहाँ पर कुछ और नए टेक्नोलॉजी का विकास करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अधिकांश ऊर्जा हमको किससे मिल रहा है? कोल से ही मिल रहा है, पेट्रोल और डीजल से ही मिल रहा है। लेकिन पेट्रोल डीजल भी क्या है? जीवाश्मी ईंधन है। ये दोनों भविष्य में क्या हो सकते हैं? खत्म हो सकते हैं। और मिनरल से भी क्या है? अनवीनीकरण योग्य संसाधन। क्लियर।
तो ये हो गया आप लोगों का बायोटिक और एबायोटिक। ये भी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस का प्रकार है, ठीक है। लेकिन मात्रा के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं असीमित और एक होते हैं सीमित। सीमित आगे चलकर पुनः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नवीनीकरण और एक होता है अनवीनीकरण। क्लियर। उसके बाद देखते हैं कंजर्वेशन, मतलब इनका संरक्षण। नेचुरल रिसोर्सेज की संख्या तो प्रकृति में बहुत अधिक है, लेकिन सबका अध्ययन करना यहाँ पर संभव नहीं है। तो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट में कहना चाहिए, 5, 6, 7 की संख्या में नेचुरल रिसोर्सेज को लिख दिया हूँ। उनका कहना चाहिए कंजर्वेशन या फिर संरक्षण प्रदान करना अति आवश्यक है। क्लियर। जैसे कि पहला है यहाँ पर इकोसिस्टम, सेकंड है बायोडायवर्सिटी। हम लोग 12वीं बायोलॉजी में कहना चाहिए इकोसिस्टम का अध्ययन कर लिए हैं, बायोडायवर्सिटी का भी अध्ययन कर लिए हैं। तो बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन नाम के तो चैप्टर ही है। बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत जीवों में विविधता, मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं वर्ल्ड में जो जीव है, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, सभी को हमको क्या प्रदान करना है, संरक्षण प्रदान करना है। बायोडायवर्सिटी में सभी जीवों का महत्व होता है, ठीक है। मतलब वहां पर जो एनिमल है, प्रत्येक एनिमल का अपना अपना योगदान है, और जो पौधे होते हैं प्रत्येक पौधे का भी क्या होता है, अपना अपना योगदान होता है, ठीक है। सभी पौधे को हम लोग कहना चाहिए प्रोड्यूसर बोल देते हैं, उत्पादक बोल देते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं के लिए भी करते हैं और कंज्यूमर के लिए भी करते हैं। कंज्यूमर 3 प्रकार से हो सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। ये कहना चाहिए भोजन के लिए पहले वाले प्रोड्यूसर पर आश्रित, सेकंड वाले प्राइमरी कंज्यूमर पर, और जो टॉप कंज्यूमर होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर पर आश्रित होते हैं। फिर उसके पश्चात डिकम्पोजर होते हैं। तो प्रत्येक जीव का इकोसिस्टम में एक महत्व होता है। यदि किसी भी श्रेणी के जीव कहने चाहिए समाप्त हो जाएंगे तो फूड चेन भी अनियमित हो जाएंगे, फूड वेब भी अनियमित हो जाएंगे, इकोसिस्टम भी क्या हो जाएंगे, अनियमित हो जाएंगे। यदि कहना चाहिए बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत प्लांट की संख्या कम हो रहा है तो बायोडायवर्सिटी असंतुलित हो रहा है। किसी भी कंज्यूमर कहना चाहिए एक श्रेणी में समाप्त हो जाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे, जिससे पर्यावरण क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। फिर विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं होती है, जैसे भूकंप है, वर्षा है, बाढ़ है, आंधी है, तूफान है, ये सब आते रहते हैं। ये सब आने का कारण ही यही है कि इकोसिस्टम या फिर पर्यावरण क्या हो गया है, असंतुलित हो गया है। क्लियर। उसके बाद है मिनरल्स। मिनरल्स के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। इनकी संख्या 100 से अधिक है। तो यहाँ पर आप कुछ लिख दिया हूँ, ये सब मिनरल्स है, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, टंगस्टन है, कॉपर है, जिंक है, मैग्नीज है, निकिल है, आयरन है, टीन है, प्लेटिनम है, यूरेनियम है, फास्फोरस है, एल्यूमिनियम है, मरकरी है, कैडमियम है। ये सब हमारे शरीर के लिए भी लाभदायक होते हैं। बहुत एलिमेंट्स तो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, ठीक है। और कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं और विभिन्न प्रकार के जो इंडस्ट्री बनाते हैं वहां पर भी काम आ सकते हैं, ठीक है। कुछ से तो कहना चाहिए गहने भी बनाए जाते हैं। ये सब मिनरल्स है, इनका भी संरक्षण करना अति आवश्यक है। क्लियर। उसके बाद है फॉरेस्ट, मतलब जंगल या फिर वन। वन का कंजर्वेशन संरक्षण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है जी, क्योंकि वनों का कटाव, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। इसी कारण कहना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग या फिर कहना चाहिए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। प्रत्येक देश में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, क्योंकि ये जो मानव हैं अपने विकास के लिए वनों का क्या कर रहे हैं, कटाव कर रहे हैं। क्योंकि जगह जगह इंडस्ट्री लगाए जा रहे हैं, जगह जगह रोड, जगह जगह डैम। मतलब मानव अपने विकास के लिए, अपने भौतिक संसाधन को बढ़ाने के लिए वनों का बड़ी तेजी से कटाव कर रहे हैं। पर्यावरण वैज्ञानिक के अनुसार किसी भी देश में, किसी भी मतलब पूरे विश्व में पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए 33% वन होना चाहिए, ठीक है। एक बार यहीं से नीट में क्वेश्चन आया था कि मतलब पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए कितने प्रतिशत वन होना चाहिए, तो उत्तर में था मैदानी इलाके में 33% और पहाड़ी इलाके में 67%, 67% होना चाहिए, ठीक है जी। 2019 का रिपोर्ट है ISFR, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार, ठीक है।
2019 के बाद अभी और रिपोर्ट जारी नहीं हुआ है। तो 2019 के अनुसार भारत में वनों की प्रतिशत लगभग 21.67 है। 21.67 मतलब राउंड फिगर में ले सकते हैं लगभग 21 और 22 के बीच में है वनों का प्रतिशत। ठीक है, वहीं पर एक और रिपोर्ट में लिखा गया था वन प्लस वृक्ष, ये तो जो 21.21% है वो कहना चाहिए वनों का प्रतिशत है। एक और लिखा रहता है वहीं पर वन प्लस वृक्षों सहित, वन प्लस वृक्षों सहित मतलब इधर जो मैदानी इलाके में और कहीं कहीं पर वृक्ष है उसको भी मिलाकर वन और वृक्ष, तब इनका प्रतिशत हो जाता है 24.50 मतलब 24.5% कह सकते हैं। क्लियर। राज्यों में देखेंगे तो इनका स्थिति मध्य प्रदेश टॉप में है, सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है, सेकंड अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे स्थान में छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ रहने को छोटा सा कहना चाहिए राज्य, लेकिन यहाँ की टोटल एरिया में, टोटल क्षेत्रफल में 43 से 44% क्षेत्र में क्या है, वन है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के दम पर कहना चाहिए छत्तीसगढ़ के स्थान पूरे देश में तीसरे नंबर पे है। यदि हम लोग प्रतिशत के आधार पर देखेंगे तो मिजोरम प्रथम स्थान रखता है। मिजोरम एक ऐसा राज्य है जहां की 85% क्षेत्रफल में वन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो प्रथम स्थान पर क्या है, मिजोरम है। क्लियर। यदि कहना चाहिए डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वनों का कटाव हो रहा है, तो उसके लिए कहना चाहिए कुछ कानून भी बनाए गए हैं। तो भारत में कानून कहना चाहिए 1980 में बनाया गया, जिसको कहना चाहिए वन संरक्षण अधिनियम कहा जाता है। वन संरक्षण अधिनियम 1980, बाद में इसमें कुछ करेक्शन किया गया था 1988 में, लेकिन वन संरक्षण अधिनियम 1980 ही कहलाता है। इसी के तहत आप लोग देखे होंगे कहीं पर भी पेड़ पौधे का कटाव होता है तो जो फॉरेस्ट विभाग के कहना चाहिए जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, तुरंत आते हैं और कार्रवाई करते हैं। आप अपने भी पौधे को नहीं काट सकते, उसके लिए भी आपको क्या लेना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा, और अनुमति आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 यहाँ पर लागू है। क्लियर। फिर भी कहना चाहिए इतना अधिक वनों का कटाव हो रहा है और घटते घटते 21.5% में आ गया है। ठीक है, उसके बाद यहीं पर फॉरेस्ट को बचाने के लिए एक प्रसिद्ध आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन। इसको आप लोग सामान्य अध्ययन में भी कुछ पुस्तकों में पढ़े होंगे। ये सत्य घटना पर आधारित है। 1973-74 की बात है। सुंदरलाल बहुगुणा ये कहना चाहिए उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत गढ़वाल क्षेत्र की घटना है। गढ़वाल वहां का एक कहना चाहिए क्षेत्र है, संभाग है। वहां पर कहना चाहिए दो क्षेत्र और है, एक है गोपेश्वर और एक है चमोली। तो चमोली टिहरी क्षेत्र में कहना चाहिए जो सुंदरलाल बहुगुणा है, वो कहना चाहिए जैसे ही जो ठेकेदार आते थे या फिर वन को काटने के लिए जो भी व्यक्ति आते थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा उस पौधे से क्या हो जाते थे, वृक्ष से चिपक जाते थे और कहते थे कि इस वृक्ष को काटने से पहले मेरे को काटना पड़ेगा। तो जो पौधे काटने वाले थे, वृक्ष काटने वाले थे, वो नहीं काटते थे। हालांकि इसी प्रकार की केस 1731 में भी हुई थी, जिसमें कहना चाहिए अमृता देवी बिश्नोई थे। ठीक है, उसके बाद कहना चाहिए अमृता देवी बिश्नोई के बाद 1973-74 में सुंदरलाल बहुगुणा आए। ये जो चिपको आंदोलन है, ये विश्व में भी कहना चाहिए चर्चा का विषय बना हुआ था, क्योंकि सोशल मीडिया, हालांकि उस समय सोशल मीडिया तो नहीं था, लेकिन टीवी न्यूज और अखबार शुरू हो गए थे। 1973-74 की बात है। क्लियर। यहीं से भी नीट में एक बार क्वेश्चन आया था, चिपको आंदोलन के दो प्रमुख नेता के नाम। तो आप लोग नाम याद रखेंगे, एक है सुंदरलाल बहुगुणा, एक होता है चांदी प्रसाद भट्ट। ये जो चांदी प्रसाद भट्ट है, इसका नाम सुनने को नहीं मिलता है, लेकिन बताते हैं कि इन्होंने ही शुरुआत किए थे। इन्होंने कहना चाहिए गढ़वाल के जो गोपेश्वर क्षेत्र है, गोपेश्वर क्षेत्र में 1973 में यही प्रारंभ किए थे चांदी प्रसाद भट्ट, और चमोली टिहरी क्षेत्र में सुंदरलाल बहुगुणा प्रारंभ किए थे। लेकिन चांदी प्रसाद भट्ट को कोई नहीं जानते हैं, सभी जानते हैं सुंदरलाल बहुगुणा को। क्लियर। उसके बाद है सॉइल्स, मतलब मिट्टी। मिट्टी भी एक कहना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेस है, प्रकृति ने हमको
प्रदान किए हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी पर हमारा जीवन चल रहा है। मतलब एयर वाटर सॉइल्स, एयर वाटर सॉइल्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्सेस है। क्लियर? तो इनको भी बचाना क्या है, अति आवश्यक है। आजकल कहने चाहिए विभिन्न प्रकार के पॉल्यूशन हो रहे हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो पॉल्यूशन होते हैं, एयर वाटर सॉइल्स तीनों को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। और मृदा कहना चाहिए एक मृदा अपरदन से जूझती रहती है। मृदा का अपरदन होना भी कहना चाहिए सॉइल पॉल्यूशन है एक प्रकार से। ठीक है, क्योंकि कहना चाहिए विभिन्न प्रकार के एक्टिविटी होते रहते हैं जिसके कारण मृदा अपरदन, मतलब मृदा की जो ऊपरी भाग होती है वो कहना चाहिए वर्षा के साथ चली जाती है, जिससे मिट्टी की क्या हो जाती है, उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। तो हम लोग विभिन्न प्रकार की कृषि भी करते रहते हैं जिससे भी मृदा अपरदन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर कुछ विधि का नाम दिया गया है, जिस विधि का उपयोग करेंगे तो मृदा अपरदन क्या हो सकती है, रुक सकती है। जैसे कि स्ट्रिप एग्रीकल्चर, पट्टीदार कृषि करने से कहना चाहिए मृदा अपरदन कम हो जाती है। उसी प्रकार से टेरेसिंग, जो टेरेसिंग है इसको कहना चाहिए पहाड़ी क्षेत्रों, मतलब सीढ़ीदार, सीढ़ी बना बनाकर कहना चाहिए एग्रीकल्चर की जाती है, इसको कहना चाहिए टेरेसिंग कहा जाता है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को बचाने का कार्य करती है। उसी प्रकार से कंटूर, कंटूर ऐसे क्षेत्रों में कृषि की जाती है जहां जिस क्षेत्र में कहना चाहिए वर्षा क्या होती है, कम होती है। मल्चिंग, मल्चिंग का मतलब होता है कोई भी जैसे कहना चाहिए जो फसल है, यदि उसको हम लोग काटते हैं तो उसके कुछ भाग को कहना चाहिए मिट्टी में भी हम लोग छोड़ देते हैं, उसके बेस को। जैसे कि धान का कटाई करते हैं तो धान के कहना चाहिए कुछ इतने लंबाई होती है, उसको हम लोग मिट्टी में ही क्या कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, या फिर ऊपर से कटाई करते हैं तो जो बची रहती है वो कहना चाहिए भूमि में जो मृदा अपरदन होती है उसको रोक देती है, मतलब सॉइल से की नमी को बचाए रखती है। आप लोग देखेंगे किसी भी खेत में यदि कहना चाहिए जो बेस वाले भाग है वो रहेंगे तो जो मृदा होती है वो बहुत दिनों तक नमी बनी रहती है। यदि वो नहीं रहेंगे तो भूमि तुरंत क्या हो जाती है, शुष्क हो जाती है। तो ये जो कहना चाहिए जो मल्चिंग है ये कहना चाहिए भूमि की नमी को बनाए रखने का कार्य करती है। क्लियर? उसके बाद है वाटर, वाटर भी कहना चाहिए बहुत ही महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्सेस है। क्लियर? ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी का कहना चाहिए जो 100% है उसमें 71% में वाटर और 29% में थल या फिर स्थल है। मतलब सबसे अधिक भूभाग में क्या है, वाटर है, और कम भाग में क्या है, स्थल या फिर थल है। ठीक है, और ये जो कहना चाहिए जो जल है अधिकांश महासागरों में स्थित है। ठीक है, ये जो जल होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मेरीन वाटर मतलब समुद्री जल, और एक होते हैं फ्रेश वाटर। ठीक है, तो हम लोग ये जानते ही हैं जो महासागर होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। ठीक है, 4 महासागर है। तो पूरी कहना चाहिए जो वाटर होती है, वाटर दो प्रकार के हैं, एक है समुद्री जल और एक है स्वच्छ जल। तो सबसे अधिक जल लगभग 97.5% जल कौन से जल है, मेरीन वाटर है, समुद्री जल है। मतलब अधिकांश जल क्या है, समुद्री जल है, जो हमारे लिए कहना चाहिए उपयुक्त नहीं है। समुद्री जल इसमें कहना चाहिए खारेपन या फिर साल्ट अधिक होती है। जनरली तौर पर इसका हम लोग पीने में उपयोग नहीं करते हैं, न ही एग्रीकल्चर में भी ये उपयोगी नहीं है। तो इस प्रकार से कहना है कि जल का अधिकांश हिस्सा क्या है, अनुपयोगी है, मतलब महासागरी है। भविष्य में इनका उपयोग किया जा सकता है कोई नई टेक्नोलॉजी लाकर। क्लियर? उसके बाद बच गया इसमें से 2.5, केवल 2.5 वाटर ही क्या है, फ्रेश वाटर, बहुत ही कम मात्रा में 2.5 ये क्या है, फ्रेश वाटर है। ये भी जो फ्रेश वाटर ये कहना चाहिए कई भागों में विभक्त कर सकते हैं। जैसे कि इसमें से जो 2.5 है उनमें से 1.97 ये कहना चाहिए ध्रुवी बर्फ है। मतलब हमारे जो ग्लोब है, जो उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, आप लोग को पता होगा एंटार्कटिक महाद्वीप है, वहां पर बर्फ ही बर्फ पाई जाती है। श्वेत महाद्वीप बोलते हैं, वहां पर कोई मानव जनसंख्या नहीं रहती है। तो हमारे जो 2 ध्रुवीय प्रदेश हैं
उत्तरी और दक्षिणी, वहां पर बड़े बड़े कहना चाहिए बर्फ की चट्टान है, ग्लेशियर है, तो वो भी कहना चाहिए एक प्रकार से फ्रेश वाटर में ही आते हैं। तो 1.97 ये तो ध्रुवीय बर्फ है, फ्रेश वाटर इतना है 2.5, उसमें से कहना चाहिए 1.97 लगभग 2% के करीब ये क्या है, ध्रुवीय बर्फ है। इनका भी हम लोग जनरली तौर पर उपयोग नहीं करते हैं। उसके बाद है 0.5, ये 0.5 है, यही कहना चाहिए भूमिगत जल है। जैसे हमारे जो भूमि है ना, उसके नीचे में क्या होती है, जल होती है। इनकी मात्रा कितनी है, 0.5। उसके बाद 0.05% अन्य हो सकते हैं। अन्य के अंतर्गत है जैसे कि नदी का जल है, झील का जल है, वाटर वेपर है। वाटर वेपर जो जल होती है, जल वाष्प के रूप में पाई जाती है, इनकी प्रतिशत 0.05% है। तो ये भी कहना चाहिए वाटर क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्सेस है, इनका भी कंजर्वेशन क्या है, अति आवश्यक है। और एक और जानते ही हैं जैसे कि एयर, एयर भी क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी कहना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेस है। लेकिन आजकल विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रीकरण लगाए जा रहे हैं, ऑटोमोबाइल से इंडस्ट्री आ गए हैं, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन आ गए हैं, जिसके कारण ये भी क्या हो रहे हैं, प्रदूषित हो रहे हैं। ठीक है, तो जो एयर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल है, इसको हम लोग वहां पर पढ़ चुके हैं। तो ये सब कहने चाहिए, एयर है, वाटर है, सॉइल्स है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स है, इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी है, ये सब कहना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेस है। इन सबको कहना चाहिए प्रकृति ने स्वतः हमको प्रदान किए हैं। तो प्रकृति ने हमको स्वतः प्रदान किए, तो हमको इनका मूल्य पता नहीं चलता है। हमको केवल वही मूल्य याद रहता है जिसको हम खरीद कर लाए हैं। ठीक है, जिसको हम खरीद कर लाए हैं तो हमको पता चलता है कि हाँ, इसको हम लोग इतने में खरीद कर लाए हैं, इसको क्या करना है, हमको बचा कर रखना है। ठीक है, और ये प्रकृति मुफ्त में दे दिए हैं। तो कोई भी वस्तु है जब मुफ्त में दे दी जाती है तो उनका कहना चाहिए कोई भी मूल्य हम लोग नहीं समझते हैं, ये तो मुफ्त में मिला हुआ है। ये कहना चाहिए वाटर मुफ्त में मिल रहा है, सॉइल से मिट्टी मुफ्त में मिल रहा है, एयर मुफ्त में मिल रहा है। ठीक है, वन मुफ्त में मिल रहा है, और जो हम लोग खरीद कर लाए हैं उसको हम लोग समझते हैं बहुत महंगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी कमी होती है तो सीधे कहना चाहिए पर्यावरण क्या हो सकती है, या क्या होती है, असंतुलित होती है, जिसका परिणाम हमारे सामने है। क्लियर? तो ये हो गया आप लोगों का नेचुरल रिसोर्सेस का कंजर्वेशन मतलब संरक्षण। ठीक है, इसका टाइप से देख लेंगे, बायोटिक, एबायोटिक, मात्रा के आधार पर असीमित और सीमित। जो सीमित होती है उसको नवीनीकरण और अनवीनीकरण, और इन सब का संरक्षण। इस प्रकार से कहना है कि जो इन्वायरमेंटल इशू है, पर्यावरणीय मुद्दे हैं, ये चैप्टर यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। क्लियर? इसके बाद आप लोगों को मैं इस चैप्टर से संबंधित लगभग 50 से 55 कहना चाहिए ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आए रहते हैं विभिन्न एग्जामों में, चाहे व्यापम में हो, चाहे पीएचडी में हो, चाहे नीट में हो, उनका आप लोगों को मैं 50 के आसपास जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनका मैं पढ़ाते हुए एक वीडियो बनाऊंगा, और उसे मेरे जो यूट्यूब चैनल है बायोलॉजी क्लास प्रमोद यादव, उसमें मैं अपलोड करूंगा। और उस ऑब्जेक्टिव को आप लोग विशेष रूप से अध्ययन करना। पहले आप लोग थ्योरिकल अध्ययन करना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव में प्रैक्टिस करना। पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव का अध्ययन नहीं करेंगे, पहले थ्योरिकल को ही स्टडी किया जाता है, उसके बाद प्रैक्टिस वर्क के लिए ऑब्जेक्टिव में कहना चाहिए टेस्ट दिलाते हैं या फिर वहां पर प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर? और आप लोग को पता ही होगा ये जो इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट है कोई पर्टिकुलर बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है, ये तो यूनिवर्सल सब्जेक्ट है। ये विभिन्न प्रकार के कंपटीशन परीक्षा में इनमें से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। हम लोग बोलते हैं कि ये पर्यावरण तो है, प्रदूषण तो है, ये आसानी से बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे घुमा फिरा कर दे दिया जाता है कि आसानी से नहीं बन पाता है। क्लियर? तो आज के पढ़ाई हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, कल पुनः मिलेंगे किसी नए चैप्टर के साथ। ठीक है जी, तब तक के लिए ओके।